का स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माय स्टडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लाया हूं और उम्मीद करूंगा कि मेरा ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगे, क्योंकि एक एक पॉइंट्स मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा ताकि आपको जब भी एग्जाम में आप बैठे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जितना भी एनटीपीसी एग्जाम हुआ है, चाहे वो एसएससी एग्जाम हुआ है, ठीक है दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में ब्लड का 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो उस ब्लड का एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा, बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा ताकि आपका जो है एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे दोस्तों तब तक मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका प्यार जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड होता क्या है। देखिए, ब्लड जो होता है दोस्तों हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है। तो ब्लड हमारे शरीर में क्या करता है, पूरे शरीर का जो तापमान है यानी टेम्परेचर उसको नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। दूसरा काम क्या है ब्लड का, कि जितने भी शरीर में हम गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जब हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो है ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाता है और वहां से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमारे शरीर से क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करता है। ये मेन काम ब्लड का हो गया। अब आइए कुछ इसके पॉइंट है उसको अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। दोस्तों देखिए, ब्लड का जो अध्ययन कहलाता है, जो ब्लड के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको 2 नाम से जानते हैं, या तो उसको कहेंगे सेरोलॉजी या तो उसको कहेंगे हेमेटोलॉजी। कई बार पूछा गया है कि सेरोलॉजी कहलाता है तो ये ब्लड का अध्ययन कहलाता है और हेमेटोलॉजी भी ब्लड का अध्ययन कहलाता है। दूसरा पॉइंट है कि ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक कहने का मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक का मतलब, संयोजी का मतलब होता है कि जोड़ने का काम, यानी ब्लड क्या करता है कि 2 मतलब ऊतकों को जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लड होता क्या है, तो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। क्लियर है दोस्तों। आगे पॉइंट देखिए, ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। आपको पता होगा कि जब 7, देखिए जो अम्ल और क्षार जो हमारा यानी एसिड और बेस जो मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि जब 7 से जब ऊपर रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्षार, ठीक है, और जब 7 से नीचे रहेगा तो उसको बोलेंगे अम्ल। तो आप देख रहे हैं कि ब्लड का पीएच मान 7.4 है, यानी 7 से ज्यादा है। तो ब्लड का जो प्रकृति होगा वो कैसा होगा, तो क्षारीय होगा। तो ब्लड जो हमारा होता है वो क्षारीय होता है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मनुष्य, देखिए मेल में जो ब्लड का जो मात्रा होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है दोस्तों, जो पुरुष होते हैं उसमें जो लीटर होता है 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। फीमेल में यही चीज 4 से 5 लीटर का होता है। क्लियर है दोस्तों। और याद रखिएगा कि जो ब्लड होता है वो पूरे शरीर के भार का कितना परसेंट होता है दोस्तों, 7% होता है। जो ब्लड होता है एक स्वस्थ मनुष्य में वो पूरे शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, 7% होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यानी देखिए बीपी कंट्रोल कहने का मतलब रक्तदाब को जो कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में ग्रंथि है और ग्रंथि का मैंने एक 2-3 वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखिएगा। आपका एक एक ग्रंथि का जो मैंने पूरे फुल्ली डिस्कशन वहां पे किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए कि जो रक्तदाब को जो नियंत्रित करता है वो एड्रिनल ग्लैंड है। इसी एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग बोलते थे, हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि कभी कभी हिंदी में भी पूछ देता है कि रक्तदाब का जो नियंत्रित करता है वो किस ग्रंथि से करते हैं, तो याद रखिएगा अधिवृक्क ग्रंथि, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, रक्त का जो निर्माण होता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त का जो निर्माण यानी ब्लड का जो निर्माण होता है एक वयस्क मनुष्य में कहां पर होता है, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कहने का मतलब कि बोन मैरो में। जब आप किसी का देखिए, किसी का मीट उठ खाते होंगे, जैसे मान लीजिए कि चिकन ही खाते हैं तो चिकन का कभी कभी हड्डी को आ जाता है, देखते हैं उसमें जो है लाल कलर का चीज भरा रहता है। तो उसी तरह हमारे शरीर में भी जो ब्लड जमा होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। क्लियर है दोस्तों। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त जो है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में होता है। लेकिन जो बच्चा भ्रूण में यानी जो बच्चा माँ के गर्भ में है उसका कहाँ पे अगर ब्लड का निर्माण होगा, तो उसका निर्माण होता है यकृत यानी लीवर में होता है। क्लियर है दोस्तों। बच्चों जो माँ के पेट में जो बच्चा होता है आखिर उसका ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो उसका होता है लीवर। याद रखिएगा, लीवर के मीसोडर्म में, इतना याद रखिएगा। अब आ जाइए, रक्त जमा कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हमारे शरीर में रक्त जमा कहाँ होता है, तो एक प्लीहा होता है, यानी हमारे बाएं साइड में यहाँ पर जो होता है हमारा, यहीं पे प्लीहा होता है और ब्लड सारा जाकर यहीं प्लीहा में जाके क्या होता है, जमा हो जाता है। तो आपसे जो है अक्सर पूछेगा कि हमारे शरीर में रक्त जमा कहाँ होता है, तो प्लीहा में होता है।
क्लियर दोस्तों, इसलिए प्लीहा को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं तो याद रखिएगा प्लीहा कहते हैं। और इसी प्लीहा को हम लोग ग्रेव यार्ड यानी कब्र भी कहते हैं। आरबीसी दोस्तों, आरबीसी आकर यहीं पे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि आरबीसी का कब्र, आरबीसी का कब्र किसको कहेंगे, तो प्लीहा को कहेंगे। तो प्लीहा को हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं और प्लीहा को हम लोग कब्र भी कहते हैं। तो आरबीसी का कब्र जब आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा प्लीहा को कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, आइए नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल यानी हमारे शरीर में रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, देखिए कोलेस्ट्रॉल समझिए क्या है। जब ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में जब बढ़ जाती है तब हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल का सामान्य दाब पूछता है कि सामान्य स्तर हमारे शरीर में कितना होता है कोलेस्ट्रॉल का, तो सामान्य स्तर कोलेस्ट्रॉल का होता है 180 से 200 ग्राम होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में जो कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर होता है वह 180 ग्राम से 200 ग्राम होता है। अगर ज्यादा मात्रा बढ़ेगा तो वही हृदयघात आपको होने लगेगा। क्लियर है। अब आइए देखिए, रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, देखते होंगे हमेशा लाल कलर का होता है। तो लाल होने का मेन रीजन क्या है, वो हीमोग्लोबिन। क्लियर है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें लोहा पाया जाता है, यानी एफी पाया जाता है। ये याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, लाल किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम लोहा है। ये लोहा होने के कारण ही हीमोग्लोबिन हमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण हमको लाल दिखाई देता है। क्लियर है। और याद रखिएगा हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। अगला पॉइंट देखिए, अब देखिए रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण का मतलब कि जब हमारे शरीर में पूरा जो है रक्त को क्या होता है, प्रवाह यानी बहते रहता है। तो उसकी खोज जो की थी किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। क्या किसने किया था दोस्तों, विलियम हार्वे। अभी जो है हमारा क्वेश्चन, अभी सीएचएसएल का हाल ही में एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। वहां पे ये क्वेश्चन पूछा था कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने कब की थी, तो याद रखिएगा 1628 में। क्लियर है दोस्तों। अब आइए रक्तदाब यानी बीपी, यानी रक्तदाब को मापने का एक यंत्र होता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया कि रक्तदाब को मापने का कौन सा यंत्र है, तो याद रखिए स्फिग्नोमैनोमीटर। क्लियर है दोस्तों, रक्तदाब को मापने का काम कौन करता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला पॉइंट देखिए, जो हमारा मनुष्य का जो रक्तदाब होता है दोस्तों, मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि जो मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है कि कम होता है, तो जो रक्तदाब होता है मनुष्य का वह वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। अगला पॉइंट देखिए, जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे, यानी जब हम बूढ़े अवस्था में आ जाते हैं तो उस समय क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वृद्ध व्यक्ति में रक्तदाब क्या होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है। तो एक वृद्ध व्यक्ति में जो होता है रक्तदाब बढ़ता है। अक्सर देखते होंगे कि एक वृद्ध व्यक्ति जो कुछ बोलेंगे तुरंत चिड़चिड़ा जाता है और तुरंत हांफने लगता है, तो उसका उस समय क्या होता है, बीपी बढ़ने लगता है। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रक्त के। अब आइए हम ब्लड को जो है कई पार्ट में उसको डिवाइड करके अच्छे से आपको समझाते हैं कि ब्लड में कौन कौन से पार्ट आते हैं, और मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। बस आप वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ब्लड को दो भाग में बांट दिया गया है। देखिए ब्लड को दो भाग में बांट दिया गया, एक प्लाज्मा में और एक रुधिराणु, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ब्लड सेल। पूरे ब्लड में जो प्लाज्मा का जो भाग होता है वो 60% होता है दोस्तों, और रुधिराणु का परसेंट जो होता है वो 40% होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लड में प्लाज्मा का भाग कितना होता है, तो 60% और ब्लड सेल्स का भाग होता है 40%। अब आइए जानते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है और रुधिराणु क्या होता है। तो रुधिराणु यानी ब्लड सेल को मैं आप देख रहे हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैं इसको एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले जानते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। देखिए दोस्तों, रक्त में जो प्लाज्मा का जो है भाग जो होता है, देखिए 60% तो होता ही है, प्लाज्मा में जो होता है वो 90% जल होता है। ये याद रखिएगा कि प्लाज्मा में जल कितना होता है, 90% होता है। 10% जो होता है दोस्तों, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 10% में दोस्तों। 90% आपका जल होता है और 10% होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है दोस्तों। प्लाज्मा में 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा में प्रोटीन का नाम कौन कौन है, तो याद रखिएगा फाइब्रिनोजेन और ये प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों प्रोटीन क्या करता है कि प्लाज्मा में जो रक्त प्रोटीन होता है, ये दोनों प्रोटीन यानी फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये प्लाज्मा में जो रक्त प्रोटीन होता है उसको जमाने में मदद करता है।
याद रखिएगा कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है रक्त के किस भाग में, प्लाज्मा में या रुधिराणु में। तो यहाँ याद रखिएगा कि प्लाज्मा में जो पाया जाता है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। तो ये कुछ बेसिक प्लाज्मा के थे जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अब आइए दोस्तों ब्लड सेल्स के बारे में जानते हैं। देखिए रुधिराणु को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, यानी 3 भाग में बांट दिए गए। पहला पार्ट है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा हमारा प्लेटलेट्स। ये तीनों ही पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एक एक करके आपको डिस्कशन करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको जो है एक एक डिस्कशन जो है बहुत ही अच्छा लगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो देखिए सबसे पहले जानिए कि आरबीसी को किस नाम से जानते हैं। आरबीसी का तो नाम है, इसका फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, लेकिन आरबीसी को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। इसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का है ल्यूकोसाइट और इसी प्रकार प्लेटलेट्स का जो अन्य नाम है उसको बोलते हैं हम लोग थ्रोम्बोसाइट। तो आइए दोस्तों जो हमारा ब्लड सेल के 3 पार्ट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, क्योंकि ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे जो है कई तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि आरबीसी के कितने पॉइंट्स जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका हमारे शरीर में क्या योगदान है। तो सबसे पहले जानते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं ब्लड सेल्स। यानी देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड जो था वो 2 पार्ट में बटा हुआ था, एक प्लाज्मा और एक ब्लड सेल। तो प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको पूरे अच्छे से एक एक पॉइंट्स को डिस्कशन किया हूं और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं दोस्तों रुधिराणु यानी ब्लड सेल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। तो आइए जानते हैं कि आरबीसी में कैसे आरबीसी हमारे शरीर में किस तरह का काम करता है, डब्ल्यूबीसी कैसे काम करता है और प्लेटलेट्स कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि आरबीसी को मैंने पहले बताया था कि आरबीसी के एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है दोस्तों, एरिथ्रोसाइट। इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि आरबीसी का एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी जो होता है दोस्तों वो पूरे ब्लड सेल का 99% भाग होता है, यानी कह सकते हैं कि आरबीसी जो है ब्लड सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। याद रखिएगा कि आरबीसी जो है ब्लड सेल्स का कितना भाग होता है, 99% होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा दोस्तों कि आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। क्या दोस्तों कि आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम को दोस्तों एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। क्लियर है दोस्तों, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। दूसरा पॉइंट देखिए, आरबीसी की जो संख्या होती है ब्लड सेल्स में वो लगभग 10 लाख के बराबर होती है, यानी मिलियन में आपसे पूछेगा तो 5 मिलियन होती है। यानी आरबीसी की जो संख्या होती है वो पूरे ब्लड सेल्स में लगभग 10 लाख के, या मिलियन में पूछेगा तो लगभग जो है 5 मिलियन के बराबर होता है। इसका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, तो 120 दिन होता है। क्लियर है। इसका देखिए आरबीसी का निर्माण जो है कहाँ होता है, तो वो अस्थि मज्जा में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे बोन मैरो में होता है। क्लियर है। जब आरबीसी खराब हो जाती है तो ये जाके प्लीहा में नष्ट हो जाती है, इसलिए आरबीसी का कब्र जो है प्लीहा को कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं, तो आरबीसी का कब्र हम प्लीहा को कहते हैं। कि जब आरबीसी खराब हो जाता है यानी 120 दिन के बाद जब वो खराब हो जाता है तो जाके प्लीहा में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि आरबीसी का मेन काम क्या है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है, परिवहन करती है। यानी ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, बाहर निकालने में मदद करता है आरबीसी। देखिए आरबीसी में हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाएगी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो एक रोग हो जाएगा जिसका नाम है एनीमिया रोग। कई बार पूछा है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये हमारा एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि मेल में जो होता है वो हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है और फीमेल में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो कम होती है। अक्सर आप देखते होंगे, एक्टिविटी से देख लीजिएगा कि कोई मेल होगा तो उसका काम करने का दर कुछ अलग ही रहता है और जो फीमेल होती है उसके काम करने का दर अलग हो जाता है। यही कारण है क्योंकि इसमें जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, मेल में ज्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। हीमोग्लोबिन का कहने मतलब इसमें लोहा पाया जाता है और जिसके में लोहा पाया जाएगा उसी में ताकत ज्यादा होगा। तो फीमेल में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, यानी कहने का मतलब उसमें लोहा की मात्रा कम होती है, इसलिए उसका एक्टिविटी जो है थोड़ा सा आलसी जैसा, सुस्त जैसा रहता है। और उसी में कोई लड़का भी देखिएगा खूब कूदते फांदते रहता है, तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा और फीमेल में कम होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट और हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है आरबीसी के। अब
आते हैं हम लोग WBC। देखिए WBC सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। WBC क्या करता है कि हमारे अंदर जितने भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये भी है कि WBC, देखिए WBC का कोई आकार निश्चित नहीं है, ये अनियमित है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि WBC का जो संख्या होता है वो लगभग 10,000 के बराबर होता है। WBC की जो संख्या होती है वो लगभग 10,000 के बराबर होती है। देखिए WBC में जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। अगर WBC में हीमोग्लोबिन आता है तो WBC का भी कलर कैसा होता है, लाल रंग का होता है। जैसे RBC में देखिए हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए वो लाल कलर का दिखाई देता है। लेकिन WBC में जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए WBC का जो कलर होता है वो सफेद रंग का होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए WBC में केंद्रक पाया जाता है। इससे पहले मैंने बताया था कि RBC में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन WBC में केंद्रक पाया जाता है। क्लियर है। RBC और WBC जो दोस्तों देखिए RBC और WBC इन दोनों का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा कि RBC और WBC का निर्माण कहाँ होता है, तो दोनों जो है अस्थि मज्जा में ही होता है। RBC का जीवन काल देखिए, RBC का जीवन काल अधिक से अधिक कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 दिन, इन दोनों के बीच में वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए अभी हाल फिलहाल में CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि RBC और WBC का अनुपात कितना होता है। कई बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए कि कैसा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों RBC और WBC का जो अनुपात होता है वो 600:1 होता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस बार देखा गया है कि RBC और WBC का अनुपात जो होता है वो 600:1 होता है। क्लियर है। WBC का मेन काम क्या है दोस्तों कि हमको ये संक्रमण से बचाता है, जितने भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, हमारे बढ़ाता है, ताकि बाहर जितने भी संक्रमण है उनसे हमको क्या करता है, लड़ने में मदद करता है। तो WBC संक्रमण से हमें बचाते हैं, यानी कहने का मतलब कि बीमारी से हमें बचाता है। देखिए WBC कई प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार को मैंने यहाँ डिस्कशन नहीं किया क्योंकि उसमें जो है इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए WBC में एक प्रकार होता है जिसका नाम है लिम्फोसाइट। यही लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का निर्माण करता है कौन, अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, तो ऑप्शन में रहेगा WBC। या एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है, तो WBC में होता है। क्लियर है दोस्तों। ये RBC और WBC के थे। अब आइए प्लेटलेट्स में चलते हैं। देखिए इस सारा जो है एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा, और जितना भी बता रहे हैं कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि फालतू है। हर पॉइंट जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया और बार बार पूछता है दोस्तों। आइए अब हम जानते हैं प्लेटलेट्स क्या होता है। तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि प्लेटलेट्स क्या करता है कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। थक्का का मतलब होता है रक्त को जमाने में मदद करता है, ताकि हमारा रक्त ज्यादा से ज्यादा क्या हो, शरीर से बहे नहीं। तो उसमें जो है प्लेटलेट्स का मेन काम है, यानी रक्त को बहाने में क्या करता है, रोकता है। तो ये मेन काम प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स का कोई कलर नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रंगहीन। क्लियर है दोस्तों। प्लेटलेट्स का क्या कोई कलर नहीं होता, इसको हम लोग बोलते हैं रंगहीन। प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है दोस्तों 4 से 5 दिन के। ठीक है। RBC का जीवन काल कितना, 120 दिन। WBC का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन। और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 4 से 5 दिन का होता है। देखिए इसकी जो संख्या होती है प्रति घन मीटर कितनी होती है, 2 से 3 लाख होती है। प्रति घन मीटर में प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है 2 से 3 लाख होती है। होता क्या है कि आप देखते होंगे कि किसी को डेंगू मच्छर काट लिया, तो डेंगू मच्छर में जो होता है बुखार का जो टेम्परेचर वो बढ़ते चला जाता है। तो होता क्या है, डेंगू मच्छर सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। इसी प्लेटलेट्स को जब वो प्रभावित करता है तो प्लेटलेट्स की जो संख्या थी वो घटकर बहुत कम हो जाती है और दिन पर दिन घटते चले जाती है। इसलिए जो है जिसको जो रोगी पेशेंट यानी डेंगू पेशेंट होता है उनकी लगातार जो मतलब उसका हालत जो है एकदम बिगड़ते चल जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, प्लेटलेट्स का मतलब सुझाव देता है कि प्लेटलेट्स का व्यवस्था कीजिए, क्योंकि डेंगू मच्छर सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो प्लेटलेट्स को है। तो याद रखिएगा कि डेंगू मच्छर जो है किसको प्रभावित करता है, प्लेटलेट्स को। तो इस प्रकार से कुछ बेसिक और हर एग्जाम में पूछे गए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो ढेर सारा मेरे चैनल को प्यार दीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके सामने लाता रहूं।